प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। भारत वो रियासत जो अपने आप को सबसे बड़ी सेक्युलर रियासत करती है, जमहूरियत का दावा और ढोल जरूर पीटती है, लेकिन उसके ढोल के तमाम तमाशे पूरी दुनिया ने आज देखे। बहुत दिनों से चर्चा हो रहा था जनाब के भारत में राम मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है, और वो इफ्तिताह किस तरह जनाब, जितने बहुत सारे उनके लोग जो कि वहां के मुसलमान थे उनकी दिल आजारी करके वो राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे थे। ये वही राम मंदिर है जिसमें अयोध्या में, जहां पे 1982 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और शहीद होने की वजह से वहां पे जो फसादात फूटे उसमें 2000 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर तादाद जो थी वो मुसलमानों की थी। ये एक आग है जिसको आग को मोदी सरकार ने एक और दफा हवा दी है, और हवा इस तरह कि ये मोदी सरकार का हमेशा ही से एक जरिया रहा है कि जैसे ही इलेक्शंस करीब होते हैं वैसे मोदी सरकार कोई ना कोई ऐसा कार्ड जरूर खेलती है कि जिसकी वजह से उनकी आवाम उनके साथ हो, लेकिन मोदी की ये चाल शायद उलट हो जाए। इस वक्त भारत के लोगों का और हिंदुओं का जोशो खरोश देखने वाला है। बिल्कुल जनाब, किसी को किसी के मजहब पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और जब हम ये कहते हैं कि किसी को किसी के मजहब पे कोई जोर नहीं, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, तो फिर वहां का मुसलमान भी आजाद होने चाहिए। ये अजीब बात मोदी सरकार ने कही, और उन्होंने कहा कि जनाब हर घर में दिया जलेगा। मुसलमानों के जो मजहबी तकाजे मजहबी अकीदे हैं उसमें दिया नहीं जलाया जाता, लेकिन ये कहा गया कि दिया जलाया जाएगा। खुद हमने वहां पे लोगों से बात की, और ये मैं आपको बताती चलूं कि वहां के लोगों ने ये कहा कि आज के दिन वो घर में मैसूर होकर रह गए हैं, क्योंकि उन्हें कहा गया है कि जनाब अगर वो बाहर निकले तो उनके फसादात फूटने की वजह से उनके साथ कुछ भी हो सकता है, और अगर ना दिया जलाया गया तो उसकी पादाश में उनको सजा मिल सकती है। ये कैसी खुशी है कि आपने बहुत सारे करोड़ों लोगों से कहा कि जनाब आप इस खुशी में खुश रहें। आपने 5 लाख लड्डू का इंतजाम जो है वो 9 दिन पहले से करना शुरू किया, और 21 तारीख तक आपने कहा कि जनाब तमाम चीजें मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएं। 500 साल पुरानी ये जगह, आप हिंदुओं का ये मानना है, बहरहाल किसी की मजहबी बातों को हम इसको निशाना बिल्कुल नहीं बना रहे। यह सवाल मोदी साहब पे बनता है, ये सवाल भारत की हुकूमत पे बनता है कि आपकी मजहब अपनी जगह, आपका अकीदा अपनी जगह, लेकिन किसी और को तो मत कहिए कि आपके उनके मजहब में टांग अड़ा के अपने घरों में आप दिए जलाएं। और एक ये भी सोचना चाहिए कि वही जगह है, ये वही जगह है, ये जो आप स्क्रीन पे मनाजिर देख रहे हैं, ये आपको एक्सक्लूसिव फुटेजेस जो मिली हैं, ये आपको सूरत की, गुजरात की फुटेजेस हैं, जो आप देख रहे हैं कि वहां पे शादियां हैं और वहां पे जो है पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और इस किस्म का जश्न का माहौल है। हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि जिसपे इतना जश्न बनाया जाता। ये सिर्फ मकसद ये था कि मुसलमानों की दिल आजारी की जाए और अपना वोट बैंक मोदी साहब जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। वहां के लोगों का, जो वहां के मजहबी रहनुमा हैं, मजहबी लोग हैं, उनका ये कहना है चाहे वो भारत में है हिंदू ही क्यों ना हो, ये जरूरी नहीं है, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, मुसलमान और हिंदू बहुत अच्छे तरीके से वहां पे रहते हैं। वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे ये कहा जाए कि जनाब उनमें कोई फसादात की कोई बात है, कोई ऐसी चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बड़े भाईचारे से रहते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार की ही चाल है कि जो वहां पे एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। ये इस वक्त मनाजिर जो हैं ये आप जो देख रहे हैं, ये गुजरात सूरत के मनाजिर हैं, और एक्सक्लूसिव वहां से बनवा के जो है हमने आपके लिए पेश किए हैं कि वहां पे क्या सूरत हाल है। बात करते हैं कर्नल मुख्तार भट्ट साहब से। आप दफाई तजिया खान है सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये आज 22 जनवरी का दिन है, भारत में इसको एक जश्न के तौर पे मनाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया। मंदिर का इफ्तिताह होना बिल्कुल ठीक बात है, चलें जनाब आप कर दें, लेकिन एक मुतनाज़ा जगह पे जिसको 1992 में एक निशाना बनाया गया, उसके बाद 2019 में वहां के भारत के जजों ने फैसला किया कि जनाब यहाँ पे मंदिर की तामीर जो है उस पर बाकायदा तौर पर उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, आप कर लें, इजाजत दे दी गई। इस वक्त इस इकदाम पे आप भारत के हवाले से क्या समझते हैं, जबकि वो मुस्तकिल पाकिस्तान पर तनकीद करता है, मुस्तकिल पाकिस्तान के हवाले से बात करता है कि यहाँ पे शायद बलूचिस्तान के लोगों को हकूक नहीं मिल रहे, कभी ईरान के फसादात में कूद पड़ता है, लेकिन उसके अपने साथ क्या हो रहा है, वो अपने साथ जो लोगों के साथ कर रहा है, इस वक्त क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो कैरेक्टर तो आपको पता है ना, वो एंटी मुसलमान है, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसको आप एक तरफ रखें, कश्मीर में क्या हो रहा है, कितने साल से स्टेटस भी चेंज हो गया है। तो ये जो राम मंदिर का किस्सा है ये बड़ा पुराना है। यहाँ बाबरी मस्जिद थी, आपके इल्म में होगा, और इंडिया अपने आप को सेकुलर कहता है। मेरा ख्याल है अब वो
सेकुलर होना उसने छोड़ दिया है। ये मेरे ख्याल में मुसलमानों के पुराने जख्म को खोलने के मानिंद है। 100 साल से मस्जिद, बाबरी मस्जिद चली आ रही थी और 92 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उनकी जो तंजीम थी वो गई थी कोर्ट में, उनके हक में दिया था। और ये आपको याद होगा कि 20 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तो 4 साल में ये कंप्लीट हुआ। जाहिर है ये हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, खास तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए, कि एक दो खुशियां, एक तो ये कि उन्होंने एक नया मंदिर बनाया, दूसरा ये कि मुसलमानों की इबादत गाह को मंदिर में कन्वर्ट किया गया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन के दिनों में कोई ना कोई ऐसा कार्ड इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वोटर और अट्रैक्ट हो, तो मेरा ख्याल है ये इनको यकीनन इसकी उनको मदद मिलेगी इसकी, और इसका मजीद इसको 5 साल और हुकूमत करने को मिलेंगे जो सितंबर अगस्त में इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन सर आप इसको कैसे देखते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में हम दूसरी मज़ाहिब का और बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, बल्कि यहाँ पे जो सेक्रेटेरियन इश्यूज हैं उसमें भी हम देखते हैं कि हमारे बराबर में भी कोई अगर क्रिश्चियंस रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं या कोई और फिरके से ताल्लुक रख रहे हैं, तो हमने एक दूसरे में कभी भी कोई दरार नहीं देखी, कोई ऐसी चीज नहीं देखी। कोई इंडिविजुअल केस जरूर हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसीज हम नहीं देखते। असल में बात यह है कि आपको इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल नहीं है इस सिलसिले में पाकिस्तान के हवाले से। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, है कि जो नरेंद्र मोदी है वो सिर्फ अब इंडिया के मुसलमानों को तंग जरूर कर रहा है, लेकिन वो भी एक फोर्स है टू रेकन विद। 200 मिलियन से ऊपर वहाँ की आबादी है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि वहाँ पे जो वजीर आजम है इस वक्त नरेंद्र मोदी हिंदुआता कायम कर रहा है। अगर ये पाकिस्तान ना बना होता तो हम लोगों का क्या असर होता? हम लोग ऐसे होते तो ये हमें आज कायदे आजम को और खराज कीमत पेश करना चाहिए कि हमें एक इंडिपेंडेंट मुल्क दिया। और यहाँ तक इंडिया के इसने तो हमें देखे 47 से हमें अपने दिल से तस्लीम नहीं किया, और उसकी हर कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए। आगे देखें उसने हमारा आधा मुल्क जो है उसी ने हमारा कब्जा करवाया जो बांग्लादेश वजूद में आया है। अब उसकी नजरें हमारे इधर भी हैं, उसके फैसिलिटेटर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, खाते पीते यहाँ का है, आप बात इंडिया की करते हैं। तो लेकिन सर यहाँ पे आप यहाँ के लोगों को क्या एक पैगाम, जो मेरी खुली आंखों से मैं आज देख रही हूँ, वहां का मुसलमान परेशान है, वो जो 2 कौमी वाले नजरिया जो हमारा था जिसपे आज इतनी तनकीद होती है, आज हम उसको देख रहे हैं कि वहां का मुसलमान चीख के कह रहा है कि मैं अपने मुल्क के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मुझे मत बर्बाद करो। वहां के उलमा ये बात कर रहे हैं कि हमें बर्बाद किया जा रहा है, वहां के लोग ये परेशान हैं। ये क्या आप अपने लोगों को मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से कि खुदारा अपनी आज़ादी की कदर करें, अपने लोगों की कदर करें? देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप एक किसी मुल्क के अंदर, जैसे आपने इंडिया की बड़ी अच्छी मिसाल दे दी है कि वहाँ पे क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, तो हमें उस लिहाज से अगर है कि हमें एक आज़ाद मुल्क मिला हुआ है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। पूरी नेशन को एक होके मतलब साबित करना चाहिए दुनिया को कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जिसको के कोई रखना नहीं डाल सकता, तोड़ नहीं डाल सकता। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो मुख्तलिफ है। अभी हम लोग नेशन जो है क्राउड में तब्दील हो चुकी है, और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे उस वक्त तक हम कमजोर रहेंगे और कमजोर से कमजोर होते चले जाएंगे। हमें सबसे पहले जो है अपने अंदर यूनिटी कायम करनी होगी। हमें अपने आप को भूल जाना होगा कि हम क्या है, न सिंधी है, न पंजाबी है, न पठान है, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। और जब तक हम अपने आप को पाकिस्तानी तस्वर नहीं करेंगे उस वक्त तक हम खतरे में अपने आप को डालते रहेंगे। आपकी मिसाल इंडिया देखें कितना जुल्म कर रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, वैसे गुजरात में जो मैसेकर हुआ 2002 में उसमें कितने मुसलमान हुए, बाकायदा लिस्टें बनाई गई कि इनकी प्रॉपर्टी जलानी है, सारे जो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई, किसी ने क्या कर लिया। देखो बात सिर्फ इतनी है कि वो एक ऐसे सफर पे गामजन है जहाँ पे कि वो कोशिश कर रहा है कि भाई किसी न किसी तरीके से सबको इसमें हिंदुइज्म में लेकर आ जाए। और आपने देखा होगा कि जबरदस्ती वो कुछ आइसोलेटेड मैंने वीडियोस देखी हैं
जैसे मुसलमान को पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं नारे लगाओ गौ माता के और राम लली के सब। तो ये मतलब सूरत हाल है, और उनको मैंने देखा मारते हुए देखा है छुरियों से। तो ये मतलब ये है कि इसका जो नोटिस है वो पाकिस्तान तो लेता ही है, पाकिस्तान प्रोटेस्ट करता है, लेकिन इसको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है। जब तक आपको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं होगी, बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो मुस्लिम कंट्रीज में बढ़ता चला जा रहा है। आप देखें यूएई के साथ उनका मंदिर वहां बना, बेहतरीन किस्म का, करोड़ों रुपया वहां पर खर्च हुआ है और बाकायदा उसका इफ्तिताह हुआ है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में आप देख लें क्या हुआ है, वहां कभी कोई हिंदू नहीं गया था, वहां वो भी उनको भी दाखिला दे दिया गया है। तो दुनिया अब किस तरफ जा रही है? अब मुसलमान जो हैं वो बिखरे हुए हैं। जो ओवरऑल जब तक पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता रहेगा। सर, ये बात तो भारत के अवाम को भी सोचनी होगी कि अगर नरेंद्र मोदी साहब इतने सालों से हुकूमत में हैं तो और वापस से उनके हुकूमत में लाने के लिए मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया है, तो मेरे ख्याल है वहां की आवाम को भी ये बात सोचनी चाहिए कि हम अपने भाइयों के खिलाफ क्यों जाएं, या इस पॉइंट का साथ क्यों दें हम कि जनाब जो मुसलमानों को पीछे कर रहे हैं उनके भाइयों को पीछे कर रहा है और वही लीडर आगे आ रहा है। और जाहिर सी बात है इसमें इजराइल लॉबी भी शामिल है ये तमाम चीजों में। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि हमें इस वक्त समझने की जरूरत है कि अगर हम अपनी सफों में इत्तेहाद नहीं करेंगे तो इसी तरह से हमारा दुश्मन जो है वो मजबूत तर होता चला जाएगा। सबसे पहले आपने अपने आप को एक मॉडल मुल्क के तौर पर पेश करना है। अभी आप देखें, हालिया एग्जाम्पल देख लें, बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं और किसी को उसने तस्लीम नहीं किया है, अपोजिशन ने पूरा बाइकाट किया है। तो हम तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मारते हैं। तो जब आपको रिकग्निशन नहीं है, आपको मतलब अवाम की तरफ से नहीं है, बाइकाट है, तो फिर आप कैसे अपने आप को खड़ा कर सकते हैं दुश्मन के मुकाबले में? दुश्मन के मुकाबले में उसी के साथ खड़े कर सकते हैं जब पूरी कौम एक होती है। जब पूरी एक कौम नहीं होती तो फर्के पड़ते हैं, तो फिर वो बात नहीं बनती। इंडिया के मुसलमान काफी सख्तियां सह रहे हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने वहीं रहना है, वहीं जीना है, वहीं मरना है। कुछ ऐसे हिंदू हैं जो नहीं चाहते कि इस तरह का जुल्म हो, लेकिन नरेंद्र मोदी तो खुल के बात करता है, वो कोई लगी टिप की बात नहीं करता है। उसने कहा, मुझे एक सवाल के जवाब में उसने ये खुद कहा था कि मुझे मौका मिलेगा मैं फिर वही करूंगा जो मैंने गुजरात में किया था। इसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। तो इसका नोटिस किसने लेना है? पाकिस्तान तो प्रोटेस्ट कर करके मतलब थक गया है। लाखों प्रोटेस्ट हो चुके होंगे अब तक जब से पाकिस्तान बना है। जब तक हमें इंटरनेशनल मॉरल सपोर्ट नहीं होगी, अब आहिस्ता आहिस्ता हो ये रहा है, मॉरल सपोर्ट तो आप छोड़ दें। अब आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इंडिया के बहुत करीब आते जा रहे हैं और हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है, इसको सोचने समझने की बात है कि हमें इस सिलसिले में हमें क्या इक़दाम। अच्छा सर, एक बड़ा इसमें की क्वेश्चन है जो मैं समझना चाहती हूँ इस हवाले से कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब से आलमी ताकतों के बड़े बड़े लीडर्स आके मिल रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान, चलें ठीक है पाकिस्तान में इस तरह पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और मैं नाउमीद बिल्कुल नहीं होती, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये नरेंद्र मोदी साहब की इंडिविजुअल कोई पॉलिसी है या ये वो उस पॉलिसी का हिस्सा है जो इंटरनेशनल तौर पे साजिशें लड़ी जा रही हैं, की जा रही हैं कि कौन सुपर पावर बनेगा और उसमें पूरा ये जो रोड मैप है उसको संभाल किया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के पानी के खत्ते हों, गर्म पानी के खत्ते को इस्तेमाल करने वाली बात हो या और बहुत सारी ऐसी चीज़ों। आप क्या समझते हैं कि क्या एक अलग रास्ता इख्तियार करने के लिए, रोड मैप इस्तेमाल करने के लिए भारत को पे तवज्जो दी जा रही है? अभी देखें, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो रहा है और उसके अंदर ये जो आपने जितना भी आपने बात की है ये उसका एक हिस्सा है। ये बहुत ग्रेट प्लान है दुनिया के हवाले से। इंडिया वाकई सुपर पावर बनना चाहता है और साथ साथ अमेरिका की तो ये ख्वाहिश है कि इंडिया को इतना पावरफुल बना दें कि वो पाकिस्तान को भी थोड़ा आंखें दिखाए। मतलब उनकी ये दरीना ख्वाहिश है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को कवर डाउन किया जाए।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिफेंस फोर्सेस जो है वो माशाल्लाह बहुत ही प्रोफेशनल है, और मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होने देंगे। और फिर 23 करोड़ अवाम उनके साथ खड़े हैं इस मामले के ऊपर। लेकिन ये है कि हमें हर लिहाज से अपने बॉर्डर्स को, मुल्क को स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। आपस के जो झगड़े हैं इनको हमें फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा, वरना हम ये जो दौड़ में जो है ना पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है। नरेंद्र मोदी देखें, आप ब्यूटी देखें उसकी, अमेरिका भी उसके साथ है, वो भी उनके बहुत करीब है, रशिया भी उसके साथ है, बहुत है, ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। मतलब आप जरा अंदाजा करें कि उसके जो रिलेशनशिप कायम किए हुए हैं। यूनाइटेड सर और लोगों को तो छोड़े, हम सऊदी वली अहद का जितना झुकाव उनकी तरफ देख चुके हैं जी। यूनाइटेड नेशन वाले भी उसको, मतलब ये है कि उसकी परवाह नहीं करते उसको। ये नरेंद्र मोदी उनके किसी किस्म के जो वहां से इश्यूज होती हैं सर्जन, उस पर आज तक उसने अमल नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उसके ऊपर अमेरिका का होल्ड है यूनाइटेड नेशंस पर, और वो जो अमेरिका चाहता है वही आगे पास ऑन होता है। तो मोदी जो है ये अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में देखते हैं, अभी वो अगर ट्रंप आ जाएगा, वो कहता है मैं एक दिन में यूक्रेन की लड़ाई बंद कर दूंगा, विद इन 1 मिनट। तो मतलब थिंग्स आर चेंजिंग, टेकिंग डिफरेंट शेप। लेकिन बात यह है कि हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम कितना स्ट्रांग हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें जरा बराबर भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा। सर आपका एक खुद हिस्सा जो है जिंदगी का सर्विसेज में गुजरा है, पाकिस्तान की खिदमत की है आपने, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे आपने काम किया है। मुझे एक बताइए कि इस वक्त जो एक माहौल है, एक खास तौर पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, ये वही फौज है, ये वही नौजवान है जो बॉर्डर पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जो दुश्मनों से हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हम जिनकी वजह से सुकून से सो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या आप इन हालात का जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये जो बात यह है कि अवाम जो है वो फौज के खिलाफ बिल्कुल नहीं है और ना हो सकते हैं। वो प्रोटेक्टर है उनके। ये रात को जो आप नींद से सोते हैं, सारे पाकिस्तान के लोग सोते हैं, आराम करते हैं, बिजनेस चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ योर आर्म फोर्सेस के दे आर अलर्ट। अभी आपने ईरान का वाकया देखा होगा कि विद इन फ्यू आवर्स वो स्ट्रक बैक, हालांकि वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, हम भी मुस्लिम कंट्री हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देयर आर पेड एनिमीज इन द कंट्री, पेड एनिमीज मैं बात कर रहा हूँ, एंड देयर आर सर्टेन अदर ऑल्सो फैसिलिटेटर्स, जो कि सबको मालूम है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि फौज के अंदर एक ऐसा इदारा है जो कि इनके ऊपर खास कड़ी नजर रखता है, और उनसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आजकल इंफॉर्मेशन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का, इसलिए कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, असल में होता क्या है कि हमारी जो इंटरनल जो ऑपरेशंस होते हैं वो उनको हम ज्यादा एडवर्टाइज नहीं करते हैं। वी डोंट मेक पब्लिक इन चीजों को। और अब पता नहीं कितने हम लोगों ने जासूस पकड़े होंगे, कितने एंटी पाकिस्तान पकड़े होंगे, कितने एंटी फोर्सेस पकड़े होंगे। तो ये चीजें जो है ये अंडर लॉ समथिंग, अपने रूल्स प्रोसीजर होता है, एवरीथिंग इज नॉट मेड पब्लिक। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई भी शख्स जो है, इंडिविजुअल हो या पेड एजेंट हो या अंदर कोई बैठा हुआ हो, they will never be able to create any dent in the armed forces। ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। देखें मतलब बात करना बड़ा आसान है, लेकिन ये है कि उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सर ये अभी आपने कहा कि इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है, और पेड लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और पेड लोग हमने भी देखे हैं कि किस तरह से, आप भी करीब से जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। फिर उसमें गुमशुदगी वाली बात आती है। कुछ केसेस में तो हमें चीजें नजर आ रही होती हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनका नामो निशान ही नहीं है, जो थे ही नहीं। और फिर ईरान में जो लोग हमले में मारे जाते हैं, ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? नहीं, ये तो भी मतलब ओपन है। उन्होंने पता नहीं उनको मतलब क्या सूझी है ईरान को कि उन्होंने
इस पे पाकिस्तान के ऊपर वो देयर वर अदर चैनल्स अवेलेबल टू दैम। कोई देखें, इसकी वो जस्टिफिकेशन दे ही नहीं सकते ईरान वाले, कभी भी नहीं दे सकेंगे, ना दे सकते हैं। भाई अगर आपको कोई रिजर्वेशन थी, यू कुड हैव डिस्कस एम्बेसडर लेवल के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर, मिनिस्टर लेवल के ऊपर, सेक्रेटरी लेवल के ऊपर, कितने ऑप्शंस हैं, हॉटलाइन है, बात करें। आपने एकदम मिसाइल फेंक दिए कि जी वो ये तो ऐसे ही है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का कानून पास किया हुआ है कि अगर हमें पता चला कि किसी मुल्क में अमेरिकन दुश्मन एजेंट बैठे हुए हैं तो अमेरिका जो है उस मुल्क के ऊपर हमला कर सकता है, उधर मिसाइल फेंक सकता है, उधर अटैक कर सकता है। तो एवरीबॉडी इज नॉट सुपर पावर, दे शुड हैव थॉट। और फिर एक बहुत मुस्लिम कंट्री है, हमारे क्लोज रिलेशन रहे हैं, हमारे मतलब बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं और अभी भी हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो जिस किसी ने भी ये जाहिर है, ये मेरे ख्याल में ये ग्रेट वर्ल्ड प्लान का हिस्सा था, वो जज करना चाहते थे कि भाई अगर ये ईरान को इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर रिएक्शन क्या होगा, उसके हिसाब से फिर वो अपनी चाल को चलेंगे। अच्छा सर, आप इस मामले में ये समझते हैं कि ये भी पॉसिबल है कि उनकी जो अस्करियत ताकतें हैं, अस्करी ताकतें हैं, वो ये चाहती हैं जनाब, उनका इंडिया की तरफ क्योंकि झुकाव है तो वहां से डिक्टेशन होगा, उनकी गवर्नमेंट एक अलग डगर पे चल रही हो। वो तो देखे ना, ये सबको अब पता है कि अमेरिका जो है वो ओनली सुपर पावर जो है वो दे वांट इंडिया टू बी द मास्टर ऑफ दिस एरिया। और वो जो हमारे बॉर्डर कंट्रीज हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके कोशिश करेंगे कि हमें वीक करें, लड़ाई आपस में हम लड़ें, और वो फिर इंडिया को लॉन्च करेंगे कि भाई आप अब जाओ और बाकी हिसाब किताब आप पूरा करो। तो ये एक है, मेरा ख्याल है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज फुल्ली अवेयर अबाउट द एक्टिविटीज व्हाट इज गोइंग ऑन in the rest of the world and who are planning this world game और उनके डिजाइन क्या है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आर्मी की कुव्वत और अवाम की साथ जो साथ है उनका, उसके साथ हम वी कैन डिफीट एनी। लेकिन सर वो कहा जाता है हर उरूज को जवाल है। एक तरफ भारत का एक चेहरा में दिखाया जाता है कि वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, उसमें बहुत सारी वजूहत ये भी हैं कि उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत हैं, आबादी इतनी है। वो लोग कहते हैं तरक्की क्यों करें जनाब, एक चीज भी बनाएंगे तो 1 करोड़ आदमी तो उसको खरीदेगा और चीजें चलती चली जाएंगी, वो एक अलग सिलसिला है। लेकिन आप ये समझते हैं कि इन पॉलिसी से भारत की इकोनॉमी भी डैमेज हो सकती है इस वक्त? नहीं, भारत की इकोनॉमी डैमेज नहीं होगी, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उसके पास उनका तो अभी मेरे पास फिगर नहीं है, मुझे पता होता तो मैं रख लेता। तो 450 बिलियन तो उनके पास रिजर्व्स हैं, आपके पास क्या है 8-10 बिलियन रिजर्व्स हैं। तो आपने देखे ना, आपकी इंडस्ट्री बंद है, आपके ऊपर IMF की रिस्ट्रिक्शंस है, उनकी कंडीशनैलिटीज हैं, आपके जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो बहुत ज्यादा हो गई है और उसकी वजह से जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है अंडर प्रेशर है। इसलिए आप देखें आपकी रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। अब कहीं जाके स्टेबल हुई है, लेकिन स्टेबल कर 280 रुपीज तो सर सवाल ही तो ये बनता है, स्टेबल हुई भी तो किसकी वजह से हुई? वही उन्हीं लोगों की वजह से जो आप बॉर्डर पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उन्हीं को हम सोशल मीडिया पे बुरा भी कहते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये रोज होता है कि आगे जो ये तमाम बॉर्डर्स की सूरत हाल है, एक तरफ भारत है, एक तरफ ईरान है, बलूचिस्तान है, ये तमाम चीजें हमें कितना टफ टाइम दे सकती हैं आलमी सियासत में नजर दौड़ाएं तो? देखिए, वो उनका जो गेम प्लान मुझे जो नजर आता है, आई में भी रॉन्ग, अपने हर एक का अपना अपना व्यू होता है। अभी टेम्पररीली दे वांट टू कीप द ईस्टर्न बॉर्डर कूल एंड दे वांट सम हल्ला गुल्ला गोइंग ऑन इन द वेस्टर्न बॉर्डर। या जी हाँ, बिल्कुल, ये उनका अल्टीमेट एम है और उसके लिए फिर वो जो भी एक्शन लेते हैं और हम उसको फिर कैसे काउंटर करते हैं, ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है और टेस्ट भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अभी जो सूरत हाल है वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी ख़राब है। लेट अस फेस द फैक्ट्स।
और इसको बेहतर करने के लिए यही है कि एक मजबूत विद 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आए, वो किसी भी पार्टी की हो, तो एक फिर वो डिसीजन ले सकते हैं, वो एक परमानेंट हल की तरफ जा सकते हैं। अगर यही हंग ओवर पार्लियामेंट हमारी बनेगी तो मैं नहीं समझता कि हमें उसका कोई फायदा पहुंचेगा या हम मतलब ज्यादा तरक्की कर सकेंगे। रिक्वायरमेंट है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट वजूद में आए, तो फिर ही हम आगे चल सकेंगे, अपने आप को संभाल सकेंगे, काउंटर कर सकेंगे, इकोनॉमी को भी बेहतर कर सकेंगे। ऑफ कोर्स सर, हर चीज जो है वो हथियारों से नहीं हल की जा सकती, और डायलॉग जरूरी है, और डायलॉग के लिए जरूरी है कि अगर हमसाए मुल्क में कुछ है और आपको नुकसान पहुंचा रही हूँ चीजें, तो अपनी आवाज यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाने के लिए, उठाने के लिए भी आपको जरूरी है कि आपके मुल्क में खुद स्टेबिलिटी हो, जमहूरियत हो। मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन हैज मिजरेबली फेल्ड to resolve the issues of Muslim countries especially. आप देख लें 48 का चल रहा है मसला कश्मीर, यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन मौजूद है, आई एम नॉट टॉकिंग इन द एयर से नहीं है, ये उनके पास मौजूद है, दे हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड इट। और अगर किसी यूरोप के मुल्क में किसी और जगह प्रॉब्लम हो जाए और फौरन फौजें हरकत में आ जाती हैं। ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन कंट्रीज, ये खत्म होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन तो अभी हैज बिकम यूनाइटेड नेशंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो हमारी जो मुसलमानों की आबादी है, ये तो अपना यूनाइटेड नेशन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज बना सकते हैं। इनके पास किस चीज की कमी है? इनके खरबों डॉलर जो है वो सारे वहीं पड़े हुए हैं, डॉलर की शक्ल में है। दे हैव नॉट बीन एबल टू हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट करेंसी जो बना सकते थे, अभी भी टाइम है, बना सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वो उनके होस्टेज बने हुए हैं मोस्ट ऑफ देम, और जब ये अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, अनलेस यू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, यू कैन नॉट फेस एनीवन, किसी को भी। आप खुद देखें ना, अगर आपने दुश्मन से मुकाबला करना है तो आपको पहले खुद मजबूत होना पड़ेगा। चलें सर, सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाते हैं, हम बार बार इस तरफ भी जा रहे हैं, और हमें भी पता है कि हम अगर किसी और मुल्क की बात भी कर रहे हैं तो वहां जो हो रहा है उस पर आवाज जरूर उठानी चाहिए, लेकिन साथ साथ सोल्यूशन क्या है? हम चाइना में देखते हैं, चाइना में एक इनकलाब आता है, क्या उनके लोगों ने अपने आप को बदला, या उसके लीडर को आप ज्यादा वो कहेंगे कि जनाब उनकी वजह से वो चीजें बदली हैं कि वो एक मुल्क जो है वो सुपर पावर बनने जा रहा है? तो क्या समझते हैं इस वक्त कि क्या हमें भी दुरुस्त होने की जरूरत है, या हमारे ओवरऑल पूरे निजाम में तमाम सियासतदानों को, लीडर्स को ठीक होने की जरूरत है? ये आपने बड़ा एक मुश्किल सवाल किया है, और इसका जो हल है वो तो इस वक्त मुझे तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि वी मस्ट हैव स्टेबल गवर्नमेंट, इररिस्पेक्टिव वो किसकी गवर्नमेंट होती है, कौन आता है, कौन बनता है। तो जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मौजूदा निज़ाम है, इट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल केस चलते हैं। देयर आर केसेस जो कि सिर्फ 1 या 2 हेयरिंग के होते हैं, उसमें ईयर्स लग जाते हैं। तो बात यह है कि जब तक आप निज़ाम नहीं तब्दील करेंगे, सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, जहाँ कहते हैं कि जी इंसान सब बराबर है, तो अगर सब बराबर हैं तो फिर सब बराबर होने का अमली मुजाहरा भी होना चाहिए। सब बराबर नहीं है। आप देखें किस तरह से हमारी जो इलीट है, अशराफिया है, उनका मूव देख लें, किस तरह से मूव करते हैं। 30-30, 40-40 प्राइवेट लोग जो हैं कार्ड्स रखे हुए हैं। ये इस तरह से तो नहीं आप अपने आप को तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल कर सकते। इससे तो फिर आप एक ऐसी सोसाइटी पैदा कर रहे हैं जिसमें कि चंद लोग जो हैं वो अमीर हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो गरीब हो जाते हैं।
बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब, दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। मसला सिर्फ इतना है कि सही होने की जरूरत है, हम अपनी सफ़ों को भी ठीक कर दें और अपने मुल्क को स्ट्रांग करें। जब आपका मुल्क स्ट्रांग होता है तब आप अपनी आवाज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तब आप अपने भाइयों का भी साथ दे सकते हैं, तब आप आलमी सतह पर अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि अपने घर को भी ठीक किया जाए ताकि अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचाया जाए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस बल्ले के निशान तो जा ही चुका, लेकिन उसके बावजूद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, जो पीटीआई के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। लेकिन एक इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अंदरूनी कार्रवाई हो रही है, और अंदरूनी कार्रवाई में ये है जनाब कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि पीटीआई का खुद वर्कर परेशान होकर दस्तबरदार हो रहा है। ये पंजाब से इत्तलात आ रही हैं, क्या अफवाहें हैं, क्या ये वाकई दुरुस्त है? तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। अदील अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, पीटीआई साहब का ताल्लुक है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अदील, आप पीटीआई में हैं अब भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पीटीआई में हूँ। ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी होता है कि बहुत से परिंदे उड़ रहे हैं और पीटीआई में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अब वाकई जो मौजूद होगा मेरे ख्याल है पार्टी आगे वो ही चलाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आप लोगों से हटते जा रहे हैं। इस वक्त जो एक क्वेश्चन रेस हो रहा है कि क्या ऐसा आपके पास इतलात हैं कि जो आपके आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उम्मीद छोड़ चुके हैं और दस्तबरदार हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, जहाँ तक पीटीआई में रहने का ताल्लुक है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हकीकी आज़ादी की इस जद्दोजहद में आखिर दम तक हमें इस पर कायम रखे। और जहाँ तक ये आप की इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो दस्तबरदार हो रहे हैं, तो इसमें सदाकत नहीं है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने ऑफिशियल अकाउंट से फेक प्रोपागेंडा कर रही है। जिस उम्मीदवार को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जाहिर करके मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार करवाया, वो असल में उस हल्के से तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था ही नहीं। और जहां तक बात है तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने की, तो जो रियासती जुल्म और बर्बरियत पिछले 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बरपा है, उसके बावजूद मेरे ख्याल से मैक्सिमम कोई 5 से 8% लोग लीडरशिप में से तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए होंगे। और कारकुनान में से तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक भी ऐसा हमारे पास केस नहीं आया कि कारकुनान ने तहरीक इंसाफ छोड़ दियो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी डटे हैं और कारकुन भी डटे हैं। जी जी, आपको चूंकि अभी कराची से स्पेशली आपका ताल्लुक है, ऑन ग्राउंड कराची में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इलेक्शंस की? देखें, कराची के अंदर तो अभी तक कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जो ऑन ग्राउंड कैंपेन के लिए उतरी हो। जिस तरह से जो गेमा गेमी नजर आनी चाहिए इलेक्शंस में जितने दिन सर एमक्यूएम के जलसे में नजर आ रहे हैं। जी एमक्यूएम के जलसे नजर आ रहे हैं हमें। जी, वो कल हमने एक बड़ा फ्लॉप किस्म का जलसा देखा था एमक्यूएम पाकिस्तान का। पूरा ग्राउंड जो है वो खाली था, तो एमक्यूएम ने किया जलसा, बट मेरे ख्याल से वो उस जलसे में नाकाम हो गए। लेकिन मैं जो ऑन ग्राउंड एक्टिविटी नजर आती है ना, जैसे बैनर्स हो, फ्लैग्स हो, झंडे हो, फ्लोट्स वगैरह फिर रहे हो, इलेक्शन ऑफिसेज खुले हुए हो, वो एक्टिविटी इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा तो टिकट कल ही फाइनल हुआ है, तो मैं तो आज कैंपेन में उतरा हूँ, तो इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन में। आपका कौन सा हल्का है आपका? मेरा NA 232 है। NA 232 सर कौन सा इलाका लगता है? ये शुरू होता है आपका PF चैप्टर जो है सिटी स्कूल बलोच कॉलोनी से, इसमें एयरफोर्स ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी है, दादा बॉय टाउन है, PF बेस फैसल है, ड्रेग रोड है, नाता खान गोट है, शाह फैसल है, ग्रीन टाउन है, शमसी सोसाइटी, फिर आपका बाग मलीर और गौर ग्रीन सिटी तक। उसके अलावा फिर इसमें मॉडल कॉलोनी मलीर, यानी कि मिक्स आबादी वाले एरियाज हैं, कोई खास कम्युनिटी नहीं। खोखरापार सऊदाबाद तक ये पूरा NA 232 है। और ये वो हल्का है जो पहले NA 239 था, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था।
और हम अल्हम्दुलिल्लाह 52,000 की लीड से एमकेएम को हमने शिकस्त दी थी इस हल्के से। अच्छा सर, यहाँ एक क्वेश्चन है, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि मतलब ये आप कह रहे हैं कि जी ऑन ग्राउंड वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही, तो ये बात भी तो है कि ऑन ग्राउंड इस वक्त सिर्फ आपकी पार्टी के ऊपर आप जैसे कह रहे हैं कि मसाइल हैं, तो आपके ऑफिसेस क्या खुले हुए उस तरह से जिस तरह से होने चाहिए थे इलेक्शन से पहले? क्या आप जब ग्राउंड में लोगों से बात करने निकलते हैं तो आपके आसपास 8-10 लोग होते हैं कि आप जाके घर घर में बात करें या इलाके में अपनी कैंपेन्स चलाएं? क्या ये सीन है? हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अवामी सपोर्ट जो है वो भरपूर है। लोग बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन रियासत इजाजत नहीं दे रही कैंपेन करने की। हमारे बैनर्स जो हैं वो उतरवाए जा रहे हैं, हमारे जो है वो स्टीमर्स उतरवाए जा रहे हैं, हमें झंडे लगाने की इजाजत नहीं है, हमें इमरान खान साहब की तस्वीर उठाने की इजाजत नहीं है, हमें इलेक्शन ऑफिसेस खोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम डोर टू डोर अवामी जो मुहिम है वो हमने जारी रखी हुई है और इंशाल्लाह इलेक्शन तक हम अपना जो आज़ाद हमारा इंतखाबी निशान है वो हम लोगों तक पहुंचा कर दम लेंगे और इलेक्शन के दिन इंशाल्लाह। अच्छा, जहां आप ऑन ग्राउंड की बात करें कराची में इस वक्त मैं जो गहमा गहमी देख रही हूँ एमकेएम के जलसे, चाहे वो नाकाम आप कहें या कामयाब कहें, वो एक बहस अपनी जगह है, वो भी हो रहे हैं। एमकेएम की हमें पतंगे भी नजर आ रही हैं हर जगह, एमकेएम के झंडे नजर आ रहे हैं, जमात इस्लामी के भी झंडे नजर आ रहे हैं, जमात इस्लामी की कॉर्नर मीटिंग्स भी नजर आ रही है, जमात इस्लामी जो है वो गली गली महल्ले महल्ले में कैंपेन्स भी चला रही है। अब उसको वोट मिलता है नहीं मिलता वो एक अलग मसला है। अभी आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा की भी हमें एक्टिविटीज नजर आई हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो पंजाब में भी अपने तौर से कैंपेन्स चला रहे हैं, लेकिन एक नारा जो कि पीपल्स पार्टी लगा रही है कि अब सिर्फ 2 ही जमातें हैं, यानी कि पीटीआई बिल्कुल साइड में हो चुकी है, अब सिर्फ 2 ही जमातें जिनके खिलाफ इलेक्शंस हैं। क्या जवाब देंगे इसका? देखें, इन 13 जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क के तमाम इदारों को साथ मिलाकर और तमाम अंपायरों को साथ मिलाकर तहरीक इंसाफ को साइडलाइन करने की तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अवाम जो है पाकिस्तान की 80-85%, 90% अवाम जो है वो साइडलाइन नहीं हो पा रही इनसे। उनकी मोहब्बत, उनकी सपोर्ट, उनका वलवला, उनका जोश, उनकी धड़कनें अभी भी इमरान खान के साथ धड़क रही हैं और वो जो है अवाम जो है वो माइनस नहीं हो पा रही। तो जिस सियासी जमात के साथ अवाम हो उसके ऊपर आप लाख जुल्म कर लें, लाख जबर कर लें, 1971 की तारीख से हमें यही सबक मिलता है। लेकिन सर इस वक्त मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ वो ये असल में कि दूसरी जमातों का जो ये परसेप्शन है उस पे क्या बात करेंगे? अभी हम हर चीज को छोड़ देते हैं कि जनाब दो ही निशान है, इस पे बात हो रही है, और अगर आपका निशान छिन भी गया है तब भी आप जो वो कहते हैं जनाब हट गई है, बिल्कुल ये जमात ही नहीं है। जमातों को क्या जवाब देंगे इस बात का? जमातों को हम इस बात का जवाब इस तरह से देंगे कि 13 सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पाई तो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिलाना पड़ा, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और रियासत के तमाम इदारे तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पाए तो उन्हें 13 सियासी जमातों को इकट्ठा कर कचरे का ये ढेर जो है वो अपने साथ मिलाना पड़ा। तो अगर सूरत हाल ये हो कि सारी की सारी सियासी जमातें और मुल्क के सारे इदारे एक सियासी लीडर और एक सियासी जमात का मुकाबला ना कर सकें तो उनके दावे, उनकी जो बातें हैं, मेरे ख्याल से वो सीरियस लेने की जरूरत नहीं है और उन पे वक्त जाया करने की भी जरूरत नहीं है। सर आगे आप चूंकि कराची से ताल्लुक हैं और अभी जब तक इलेक्शंस है, मेरे प्रोग्राम का एक सिलसिला है कि मैं कराची की डेवलपमेंट के हवाले से बात करूंगी, सिंध की डेवलपमेंट के हवाले से बात करूंगी। क्या समझते हैं कि आप किस तरह से मसाइल को हल कर सकते हैं कराची के, और क्या एक वादा कर सकते हैं कि कराची के अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है? देखें, डेवलपमेंट और तरक्की और दीगर जो एजेंडे हैं वो तो बहुत बाद में, बहुत पीछे रह गए हैं। इस वक्त जो एजेंडा नंबर 1 है इस कौम का वो है हकीकी आज़ादी। जब तक अवाम हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं होगी, इस मुल्क में इंसाफ नहीं आएगा, इस मुल्क में आइन कानून की बालादस्ती नहीं आएगी, इस मुल्क में आइन को जो तोड़ा गया, कॉन्स्टिट्यूशन को जो रौंदा गया, उसको वापस बहाल बहुत नहीं शुक्रिया किया जाएगा। अदील अहमद साहब, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आया। हमारे प्रोग्राम में तमाम लोगों को अपनी अपनी राय देने की बिल्कुल आज़ादी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसका काउंटर भी क्या करें। वो हकीकतें हम जहनों से नहीं गई हैं, हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं है। मैं मानती हूँ कि हमारी आवाम की मेमोरी काफ़ी शॉर्ट है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को। हमें याद रखना चाहिए कि किसने किसके साथ क्या किया,
किसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। मेरे मुल्क को अल्लाह ताला सलामत रखे, इसलिए क्योंकि मेरे मुल्क में वो लोग मौजूद हैं जो इस मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जमहूरी अमल का तसलसल के लिए तमाम लोगों को वोट देने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन किसी भी इदारे पे उंगली उठा के अगर ये समझना कि वोट बैंक आपका स्ट्रांग होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। हम बिल्कुल इस बात के हक में हैं कि तमाम पार्टीज अपने अपने तौर पे जो है वो इलेक्शंस में आए, लड़े और इलेक्शंस फेयर होने चाहिए। इस दफा तो शायद बहुत ज्यादा जरूरत है कि 2024 का वो इलेक्शन जो मुल्क की तारीख में नहीं पूरे दुनिया की तारीख में वो इलेक्शन है, वो साल है जो पूरी दुनिया में 50 ममालिक ऐसे हैं जनाब कि जहां पे जमहूरियत के तसलसल के लिए काम हो रहा है। तो मैं पाकिस्तान से भी तवक्का करती हूँ, मैं उम्मीद रखती हूँ कि पाकिस्तान भी वो मुल्क है जहां के लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फेयर इलेक्शंस होगा। हम इलेक्शन से पहले ये नहीं कह सकते कि इलेक्शंस फेयर होने नहीं जा रहे हैं। जो भी सूरत हाल है, जैसा भी है, बहुत सारे ऐसी गलतियां हैं जो किसी पार्टी से खुद भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी इदारे में ही बात करें और इदारे की तरफ ही उंगली उठाएं। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।